एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और आज हम करने वाले हैं पेपर 5 का रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का टॉपिक। तो ये टॉपिक हमने वैल्यूडेशन प्रोग्राम के अंदर किया गया है और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे। कुछ क्वेरीज आ रही थी, लोग ये कह रहे थे कि आखिर हम टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो इतना सारा कंटेंट हम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं और उस कंटेंट को कैसे हम याद रख सकते हैं। तो आज हम ये करने वाले हैं विद अ टेक्निक, और उस टेक्निक का नाम है ब्रेकडाउन एनालिसिस। तो आज हम ब्रेकडाउन एनालिसिस नाम की एक टेक्निक का यूज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आखिर ये टेक्निक क्या है। तो चलते हैं पहली स्लाइड पर और देखेंगे इस टेक्निक को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी नॉर्मल स्लाइड के ऊपर, और इस स्लाइड पर हम देखेंगे कि आखिर हम कैसे इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो टेक्निक का जो मेन पर्पस है वो सिंप्लीफाई करने के लिए है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको कितनी जल्दी आप आसानी से रिटेन कर पाएं, और उसको जब बाद में आप देखें तो उसको आसानी से रीगेन कर पाएं। तो कैसे आपकी मेमोरीज में ये सारी चीजें रह जाएंगी, उसके लिए हमने इस टेक्निक को यूज करने वाले हैं। तो टेक्निक में करना क्या है, करना एक सिंपल सा टास्क है कि आपको जो जो वर्ड्स किसी भी डेटा में से, इस पूरे पैराग्राफ में से जो जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगेंगे उन वर्ड्स को एक जगह लिख लेना और उन वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करके एक स्टोरी क्रिएट कर लेना। और उससे क्या होगा, हम इसको पूरा ब्रेक डाउन कर देंगे और फिर एनालाइज करेंगे, उन वर्ड्स के थ्रू हम उसको रिकॉल करेंगे कि आखिर हमने क्या पढ़ा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसमें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो है वो है क्या, वो एक मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी मींस एक सेट ऑफ रूल्स या फ्रेमवर्क है जिसका काम है फॉर प्लानिंग एंड कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट। और इसमें क्या होता है, किसी भी एंटरप्राइज के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को असेस किया जाता है और उससे ही सिस्टम या प्रोग्राम या स्कीम को हम चेक कर पाते हैं। तो आइए चलते हैं कि आखिर हम कैसे ब्रेकडाउन एनालिसिस को यहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए कुछ हाइलाइटर्स का यूज करूंगा जिससे कि आप आसानी से यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे कि मैं कौन कौन से वर्ड्स को यहाँ देखना चाहता हूँ। पहले आपको एक बैकग्राउंड डिटेल्स में ले चलते हैं। तो बैकग्राउंड डिटेल में सबसे पहले यहाँ हमने ये ध्यान रखना है कि आखिर ये कहाँ से आया, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को कब स्टार्ट किया गया, कब वहां से इस चीज पर फोकस लाया गया। तो यहाँ देखेंगे एक रिवाइज चार्टर आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जून 2006 में, जिसने सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के इंटरनल ऑडिट के एरिया फंक्शंस को प्री डिटरमाइंड पीरियोडिक जो हमारे जो तरीके थे उनसे चेंज करके शिफ्ट कर दिया नए तरीकों पर और नए गाइडलाइंस, नए प्लान्स पर। और वो कौन सी चीज है, वो था रिवाइज चार्टर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स। किसने दिया ये चार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया। कब दिया, जून 2006 में। तो जून 2006 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके चार्टर की वजह से, कौन सा चार्टर था, रिवाइज चार्टर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आपको क्या करना है, ब्रेकडाउन एनालिसिस में इन तीनों पॉइंट्स को लिखकर, तीनों वर्ड्स या फ्रेजेस को लिखकर आप एक सेंटेंस बना लेंगे और उस सेंटेंस को बाद में रिकॉल करेंगे, उस पूरे को रिकॉल करेंगे कि अच्छा ये पूरा का पूरा यहाँ ये चीज थी रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट में। तो अब चलते हैं जरा इसकी डेफिनेशन को दोबारा से गौर करते हैं। तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो है वो एक मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी मींस एक फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब हुआ सेट ऑफ रूल्स, यानी कि एक सेट ऑफ रूल्स से इंटरनल ऑडिट को करना है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, एक मेथोडोलॉजी है। कहीं पे भी अगर सेट ऑफ रूल्स के बारे में आएगा तो वो क्या है, RBIA एक सेट ऑफ रूल्स है या फ्रेमवर्क है। इसका काम क्या है, तो पर्पस क्या हुआ, अगर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, तो पर्पस है प्लानिंग एंड कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट्स। ये इसका यूज पर्पस है। कहाँ से स्टार्ट होता है ये, अगर आपको RBIA करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, एसेस करोगे, किसको, एसेसिंग होगी किस चीज की, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं ERM। तो आपको ध्यान रखना, ERM सिस्टम का असेसमेंट करना होगा हमें एट स्पेसिफिक प्रोग्राम और स्कीम। तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट करने के लिए आपको एसेस करना होगा ERM को किसी भी प्रोग्राम या स्कीम के। तो इतना है। अब आप अगर ये सारे पॉइंट्स, ये जो आपने फ्रेज, ये वर्ड निकाले, इन वर्ड्स को अगर आप एक जगह लिख लेंगे तो आपको रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी। यही है ब्रेक डाउन एनालिसिस, यानी कि आपने इसको ब्रेक किया और आपने इसको नोट डाउन कर लिया। अब इन
सारे वर्ड्स और फ्रेजेस को मिलाकर आप एक स्टोरी क्रिएट कर लेंगे और वो स्टोरी बाद में आपको रिकॉल करने में काम देगी। जितना ज़्यादा आप रिफाइन होते जाएंगे, जितना ज़्यादा आपको याद होता जाएगा, उतना आपके वर्ड्स इसमें बहुत ही कम वर्ड्स के बाद भी आप वो स्टोरी को पूरा रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? ये अगेन एक डेफिनेशन के बारे में है कि आरबीआईए की डेफिनेशन क्या है। हम पहले ही जान चुके हैं ये डेफिनेशन क्या थी कि आरबीआई एक मेथोडोलॉजी है। ठीक है, लेकिन इस मेथोडोलॉजी को अब यहाँ पर और ज्यादा डिफाइन किया गया है। यहाँ जो बताया गया वो है कि जो आरबीआईए है वो एक मेथोडोलॉजी है जो लिंक करती है इंटरनल ऑडिटिंग टू द मिनिस्ट्रीज ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। यानी कि मिनिस्ट्री के रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और इंटरनल ऑडिट्स के बीच में जो लिंक बन के आती है वो कौन है? दोनों को लिंक कौन करता है? आरबीआईए। ठीक है, तो आरबीआई ये है। क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकते हैं। दिस मेथोडोलॉजी अलाउज इंटरनल ऑडिटिंग टू प्रोवाइड एश्योरेंस टू मैनेजमेंट। अब इस मेथोडोलॉजी का जो पर्पस है, इससे हमारे क्या अचीवमेंट होंगे, क्या एम्स होंगे, वो है एश्योरेंस मिलती है किस चीज की और किसको मिलती है? एश्योरेंस मिलती है मैनेजमेंट को। किस चीज की? कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो प्रोसेस इफेक्टिवली काम कर रहा है। तो हम ये जो ऑडिटिंग है, यानी कि ये जो मेथोडोलॉजी है, इससे अगर ऑडिटिंग की जाएगी तो मैनेजमेंट के पास एक एश्योरेंस आ जाएगा कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। और अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इफेक्टिवली वर्क करता है, यानी कि ईआरएम इफेक्टिव है, तो क्या होगा? रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे, और रिस्क मिनिमाइज होंगे तो इंक्रीज क्या होगा? लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। ये वर्ड्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और इनसे भी आपको याद रखने में आसानी होगी। आगे चलते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्क मैनेजमेंट होगा वो सेम ही होगा? क्या उसमें जो प्रोसेस होंगे या जो उसके ऑब्जेक्टिव होंगे वो सेम ही होंगे? तो आंसर है नो। कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, उसके प्रोसेस, उसके सिस्टम्स, उसके स्ट्रक्चर, उसके कल्चर, ये सारी चीजें क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। अगर ये सब चीजें डिफरेंट हैं तो रिस्क भी डिफरेंट ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कंपनी को लेते हैं जहां पर हम एग्रो इंडस्ट्री पर बात करते हैं, मान लीजिए कि हमने एक एग्रो इंडस्ट्री कंपनी को ले लिया, तो उसमें क्या होगा? मान लो फ्रूट सप्लाई करते हैं, तो वहां पर अगर एक कंपनी एप्पल पे ही काम कर रही है, तो एप्पल का जो सीजन है उस सीजन में जो जो दिक्कतें आने वाली होंगी वो ऑरेंज वाले कंपनी को नहीं आएंगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो कंपनी एप्पल की मार्केटिंग कर रही है, ये एप्पल को सेल कर रही है, उसको यहाँ से वहां ले जा रही है, वो कंपनी सेम प्रॉब्लम झेले जैसा कि कोई ऑरेंज को ले जाने वाली कंपनी होगी या उसको मार्केटिंग करने वाली कंपनी होगी। तो दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर, प्रोसेस, हर चीज डिफरेंट हो सकती है, तो साथ ही साथ उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी या रिस्क होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो इसी वजह से आरबीआई जो है, आरबीआईए रिस्क बेस्ड जो अप्रोच है, उसके अंदर हर मिनिस्ट्री, प्रोग्राम या स्कीम के लिए डिफरेंट इंटरनल ऑडिट प्लान्स होंगे, और वो डिफरेंट ऑडिट प्लान्स जो होंगे वो ज्योग्राफी चेंज होने पर भी चेंज हो सकते हैं। सर्टेन ज्योग्राफी पे डिफरेंट ऑडिट प्लान्स होंगे, और हर यूनिट, हर ज्योग्राफी पर हम रिस्क का मैनेजमेंट या रिस्क का असेसमेंट डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो इतना हमने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क का जो असेसमेंट है, या फिर जो कंपनी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या स्कीम के अंदर जो रिस्क होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि प्रोग्राम ऑफिस का क्या रिलेशनशिप है इस पूरे सिचुएशन में। तो जो प्रोग्राम ऑफिस है उसका क्या रिलेशन है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो अब चलते हैं रिलेशनशिप विद प्रोग्राम ऑफिस देखते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम ऑफिस, यानी कि जो किसी प्रोग्राम या स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो लोग, वो क्या क्या चीजें करते हैं, उनका क्या रिलेशनशिप होता है, और वो क्या क्या चीजों पर फोकस करते हैं। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्टैब्लिशिंग ईआर सिस्टम जो है, ईआरएम सिस्टम को स्टैब्लिश करना, ये एक प्रोमिनेंस बनता जा रहा है। जहां भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां रिस्क मैनेजमेंट के लिए ईआरएम सिस्टम को स्टैब्लिश किया जा रहा है। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट हैज ओवर द लास्ट डिकेड स्टार्टेड ट्रीटिंग
ईआरएम एज अ वैल्यूएबल सिस्टम मींस कोई भी ऑपरेशंस को मैनेजमेंट करता है, उनको मैनेज करता है, तो वो सब लोग ये मानने लगे हैं कि ईआरएम सिस्टम जो है एक वैल्यूएबल चीज है अगर हमें अपने पर्पस को अचीव करना है या फिर रिस्क को मैनेज करना है। ठीक है, यानी कि अगर हम चाहते हैं, इफ यू वांट प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, तो हमें क्या करना होगा, ईआरएम सिस्टम को ही डेवलप करना होगा अच्छे ढंग से। तो ऐसा ही कुछ चीजें अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। वो क्या है कि किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर जो प्रोग्राम ऑफिस होगा या स्कीम लगाने वाला ऑफिस होगा, की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ईआरएम सिस्टम को स्टैब्लिश करे, उसकी मेंटेनेंस करे और उसे इफेक्टिव बनाए। यानी कि ऐसे ईआरएम सिस्टम होना चाहिए जो कि इफेक्टिव हो। और ईआरएम इन सब के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना होगा आरबीआई मेथोडोलॉजी, यानी कि जो सेट ऑफ रूल्स हैं या फ्रेमवर्क है आरबीआई के, उनको उसे फॉलो करना होगा। द फर्स्ट स्टेप इज दैट इंटरनल ऑडिट कमेंट्स ऑन द रिस्क मेच्योरिटी एट द प्रोग्राम। तो सबसे पहले किसी भी इंटरनल ऑडिट में जो कमेंट आएगा वो आएगा रिस्क की मेच्योरिटी पर। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम का अंदर जो अगर असेसमेंट जब होगी या फिर जब इंटरनल ऑडिट होगी तो पहला कमेंट उसकी मेच्योरिटी पे ही आएगा, किसी की रिस्क की मेच्योरिटी। रिस्क मेच्योरिटी मींस ये है कि ये एक टाइप का एक कैलकुलेशन है, एक टेक्निकल टर्म आ गया यहाँ पर रिस्क मेच्योरिटी। रिस्क मेच्योरिटी मतलब है रिस्क को मैनेज कर रहे हैं वो कितना मेच्योर है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मेच्योरिटी जो है उसको देखा जाएगा, उसी पे कमेंट किए जाते हैं पहले। तो किसी भी इंटरनल ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज यही होगी। तो इसका मतलब किसी भी इंटरनल ऑडिट विंग्स को फर्स्ट स्टेज में ही असेसमेंट कर लेना है ईआरएम की एक्टिविटी, और उन एक्टिविटी को फीडबैक दे देना है प्रोग्राम ऑफिस को। यानी कि जो भी प्रोग्राम ऑफिस होगा उसी को हमेशा क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा एक इफेक्टिव ईआरएम सिस्टम। और उसको असेस करके उसका फीडबैक कौन देगा, इंटरनल ऑडिट विंग देगा। तो अब इस पूरे डेटा को हमने यहाँ देखा, इस पूरे डेटा में से हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना, और उन वर्ड्स को आप चाहे तो उनको हाईलाइट करके रख लें, क्योंकि हम इसमें एक पीडीएफ नोट भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। उससे आप क्या करेंगे, उसे हाईलाइट करके रख सकते हैं, या फिर आप अपना एक नोट्स बना लें। उस नोट के अंदर आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिख लेंगे, उन्हें लिंक कर लेंगे, और उन लिंक्ड वर्ड से आप ये पूरा का पूरा डेटा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज हमें निकल कर आती है वो ये है कि जो ईआरएम सिस्टम है वो क्या है, वैल्यूएबल है किस लिए, रिस्क के मैनेजमेंट के लिए, और इम्प्रूविंग अपॉर्चुनिटी टू अचीव प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। उसी के साथ में ईआरएम सिस्टम जो है उसको मेंटेन कौन करेगा, उसे मेंटेन करेगा प्रोग्राम ऑफिस। तो प्रोग्राम ऑफिस मेंटेन ईआरएम सिस्टम, प्रोग्राम ऑफिस क्या करेगा, मेंटेन करेगा ईआरएम को, सिस्टम को। ठीक है, फॉलो करेगा आरबीआई की, आरबीआई गाइड मेथोडोलॉजी या गाइडलाइंस जिन्हें बोलते हैं। और ऑडिट विंग्स को हमेशा क्या करना है, फीडबैक देना है किस पर, असेसमेंट करने के बाद में फीडबैक देना है ईआरएम पर, इसको प्रोग्राम ऑफिस को। तो कभी क्वेश्चन आता है फीडबैक कौन देता है प्रोग्राम ऑफिस को, तो वो देता है इंटरनल ऑडिट विंग। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, उन सब पॉइंट्स को नोट करके और उन्हें लिंक कर लेंगे और रिकॉल करेंगे।